हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भूगोल, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो उसका जो अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या वितरण एवं घनत्व की जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन कीजिए और उसके ऊपर विस्तृत रूप से टिप्पणी कीजिए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला आपके सामने, तो इसके ऊपर अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। साथ साथ आपको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना आपको। चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, अन्य वीडियो की सॉल्यूशन है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर जाकर देखने को मिलेंगे आपको। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद इसकी विविध भौगोलिक व जलवायु परिस्थितियों के कारण जनसंख्या वितरण व घनत्व का अत्यधिक असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भारत का जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र है और यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो भौगोलिक परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। साथ के साथ यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो भौगोलिक जो स्थितियां हैं, वो परिस्थितियां हैं, वो साथ के साथ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जलवायु परिस्थितियों के कारण जनसंख्या वितरण व घनत्व में अलग अलग प्रकार की आपके सामने विविधताएं हैं। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें अपन, तो आप पश्चिमी क्षेत्र में जाते हो तो वहां पर आपको शुष्क क्षेत्र देखने को मिलता है, वहीं दक्षिणी क्षेत्र में जाओगे तो आपके सामने बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है, इतना ज्यादा मानसूनी समय में। अगर आप जो अजमेर वाला क्षेत्र है यहाँ पर जाओगे तो आपके सामने पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है, और उसके थोड़े से दूर जाते हो आप पूर्वी क्षेत्र में तो वहां पर मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। तो राजस्थान एक विविधताओं से पूर्ण भरपूर भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जलवायु परिस्थितियां भी इसी प्रकार की कुछ आपके सामने हैं, इसी प्रकार के आपके सामने जलवायु परिस्थितियां भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यह असमान प्राकृतिक संसाधन, ऐतिहासिक कारकों और जो आर्थिक विकास के पैटर्न का सीधा संबंध है। तो इसी कारण क्या है भाई, अलग अलग प्रकार की जो अगर भौगोलिक परिस्थितियां हैं तो इसी कारण प्राकृतिक संसाधन है उसमें भी विविधता देखने को मिलती है और आर्थिक विकास में भी विविधताएं देखने को मिलती हैं। पहला पॉइंट है जनसंख्या वितरण, जो वितरण की विशेषताएं, तो जनसंख्या का जो आपके सामने वितरण है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके ऊपर आप विस्तार रूप से अपन पढ़ने वाले हैं। पहला है पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र प्रदेश है, राज्य में लगभग आपके सामने 61% का क्षेत्रफल फैला हुआ है। यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के में अत्यंत शुष्क जलवायु देखने को मिलती है। तो भूगोलिक क्या कारण होते हैं आपके सामने, जो अलग अलग प्रकार का क्षेत्र पाया जाता है, जिसमें से आपके सामने 61% क्षेत्र तो किसका है, मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके सामने अत्यंत शुष्क जलवायु, रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है और यहाँ पर पानी की जो सबसे ज्यादा गंभीर कमी भी देखने को मिलती है। इसलिए क्या आपके सामने पानी नहीं है, उच्च तापमान देखने को मिलता है, मानसूनी वर्षा भी कम होती है, कृषि भी नहीं होती है और आपके सामने जो विषम जलवायु परिस्थितियां देखने को मिलती है। इस कारण क्या है, यहाँ पर आपको इस वाले क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो सबसे कम जनसंख्या इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और आपके सामने जोधपुर जैसे क्षेत्र में देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर अपन बात करें तो सबसे कम आपके सामने प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 100 लोग सबसे कम प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, मतलब 100 से भी कम लोग हैं 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो आपको ये बताना है कि सबसे कम राजस्थान में जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाला पॉइंट है अरावली पर्वतीय क्षेत्र। यह भी पहाड़ी व वन क्षेत्र होने के कारण मध्यम और कम घनत्व वाला क्षेत्र है। तो भाई अरावली क्षेत्र है, देखो ये ऐसा क्षेत्र है जब पानी की उपलब्धता तो आसानी से मिल जाती है आपके सामने, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में समस्या किसकी होती है, बसावटी जो क्षेत्र होता है वो कम देखने को मिलता है, बसावट है वो आसानी से नहीं हो सकती है, पहाड़ देखने को मिलते हैं, वन देखने को मिलते हैं आपके सामने। तो इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, आपके सामने जो घनत्व है, जो विकास है, जो उद्योगों का निर्माण, इतने उद्योग है वो इतने ज्यादा नहीं हो सकते हैं, कृषि तो अच्छे से हो सकते हैं लेकिन उद्योग इतने ज्यादा नहीं होते हैं। तो ये क्या कैसा क्षेत्र होता है, यहाँ पे घाटिया व उपजाऊ हिस्से के कारण जनसंख्या जो घनत्व है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक देखने को मिलता है, खास करके अजमेर वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर। फिर आपके सामने बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। यहाँ पर ये क्षेत्र जिसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर व दौसा जैसे क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे नदियों द्वारा क्या है लाया गया है,
उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है वो देखने को मिलती है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है और बेहतर सिंचाई परियोजनाओं के कारण क्या होता है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। तो अलवर, भरतपुर और जो दौसा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे क्या अलग जो नदियां हैं उनके द्वारा क्या किया गया, अलग अलग प्रकार की जो जलोढ़ मिट्टी है वो लाकर यहाँ पर छोड़ी गई है। तो इस जो मिट्टियों के द्वारा, मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, आपको सबसे पता है सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, जिस कारण क्या होता है आपके सामने, उपजाऊपन के कारण आसानी से क्या होती है, कृषि हो सकती है, बहुत अच्छी कृषि देखने को मिलती है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है और सिंचाई परियोजनाएं भी यहाँ पर काफी चलती हैं, जिसके कारण क्या है, ये वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा घनत्व वाला क्षेत्र है। कृषि आधारित उद्योग भी देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा विकास भी आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इसी क्षेत्र में आपको कृषि आधारित अर्थव्यवस्था व शहरीकरण भी अधिक देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, आड़ूती क्षेत्र। यह क्षेत्र भी काली उपजाऊ मिट्टी और चंबल नदी के कारण उपेक्षाकृत उच्च घनत्व वाला क्षेत्र रखता है। आपके सामने जैसे झालावाड़, कोटा हो गया, आपके सामने चित्तौड़गढ़, ये वाला क्षेत्र, आप उदयपुर हो गया, ये वाला वो क्षेत्र है जहां पर आपको मुख्यतः काली मिट्टी देखने को मिलती है। और आपके सामने नदियां भी काफी ज्यादा हैं, जैसे चंबल नदी, माही नदी, ये सब नदियां आपको इस सब क्षेत्रों से, लगभग बनास नदी है वो इन सब क्षेत्रों से बहती है। और इससे क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने काली मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी है, पानी आपको नदियों के द्वारा उपलब्ध हो रहा है। तो इस कारण क्या हो सकता है, आपके सामने जो जनसंख्या घनत्व है उपेक्षाकृत सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा बात करें तो कोटा और बूंदी के आसपास जो क्षेत्र है, कोटा आपको पता है भाई सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है कोटे में, कोटा के अंदर, जहाँ पे कोचिंग वगैरह भी देखने को मिलती हैं, जो कोटा स्टोन निकलता है उसके वजह से, खनन की वजह से भी कोटा में काफी ज्यादा उद्योग पनपते हैं। तो सबसे ज्यादा कोटा व बूंदी वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। अगले वाला पॉइंट है जल की उपलब्धता। जनसंख्या वितरण के में जल की उपलब्धता एक निर्णायक कारक होता है। तो जनसंख्या जो वितरण होती है, मतलब जनसंख्या जो अलग अलग प्रकार की जो जनसंख्या देखने को मिलती है, इसमें आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है आपके सामने जल। जहां पर जल होता है वहीं पे जीवन होता है। आपको पता है भैया, आपने बचपन से सुना होगा जल ही जीवन है। तो पुराने समय में जितनी भी सभ्यताओं का निर्माण हुआ वो कहां पे हुआ, नदियों के किनारे। क्यों, नदियों से पानी मिल गया और पानी से कृषि हो गई या वन संपदा मिलती थी, तो लोग शिकार करके वहां पे अपना जीवन यापन करते थे। तो यही कारण है, जनसंख्या जहां पे जल होता है वहीं पर जनसंख्या देखने को मिलती है। जहां पर सिंचाई परियोजना जैसे इंदिरा गांधी नहर योजना, चंबल परियोजना उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या सघन है। मतलब जहां पर पानी है, जहां पर क्या तो नदियां बहती हैं या फिर नदियों से संबंधित अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, वहां पर क्या होता है आपके सामने, वहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपके सामने देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र में कृषि विकास के कारण जनसंख्या और बीकानेर के कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। तो जहां जहां पे इंदिरा गांधी जो नहर है वो बहती है और उसका पानी पहुंचता है, जहां पे उसके कारण कृषि देखने को मिलती है, वहीं पर उसी क्षेत्र में जैसलमेर और बीकानेर का, जहां पर कृषि जो इंदिरा गांधी नहर की वजह से बढ़ी है, वहां पर जनसंख्या का घनत्व भी देखने को मिला है, वहां पर भी जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है। पहले उसी क्षेत्र में बिल्कुल भी लोग नहीं रहते थे, अब धीरे धीरे लोग वहां पर रहना बसना पसंद करने लगे हैं। अगले वाला पॉइंट है कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता और उर्वरकता। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में जैसे पूर्वी मैदान, हाड़ौती पठारों में जो गहन कृषि संभव है। तो आपको पता है भाई, जहां पर सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, खास करके पूर्वी मैदानी क्षेत्र हैं, जो अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, ये वाला ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर क्या आपके सामने जो उपजाऊ मिट्टी है, आड़ौती क्षेत्र हो चाहे बूंदी वाला, कोटा वाला, झालावाड़, ऐसा वाला क्षेत्र है जहां पर क्या उपजाऊ मिट्टी है। इस कारण क्या है, वहां पे कृषि अच्छी देखने को मिलती है, अच्छी मात्रा में कृषि होती है और लोग काफी मात्रा में कृषि से पैसा कमाते हैं, जो बड़ी आबादी का भरण पोषण कर सकती है। और इससे क्या होता है, आपके सामने बहुत बड़ी आबादी है, वो क्या कर सकती है, आपके सामने अपना जो खान पान है और उससे जो भरण पोषण है वो भी होता है। इसके विपरीत रेतीले जो मरुस्थल है उसमें कृषि की कुछ सीमित संभावनाएं हैं। और अगर इसके विपरीत बात करें, अपने जो रेतीले मरुस्थल है उसमें जो कृषि है उसकी संभावनाएं कितनी देखने को मिलती हैं, सीमित संभावनाएं देखने को मिलती हैं। जो कृषि है वो सीमित मात्रा में देखने को मिलती है।
इससे क्या कम जनसंख्या को आकर्षित होती है। इस कारण यहाँ पे क्या इस वाले क्षेत्र में जनसंख्या है वो भी कम से कम देखने को मिलती है। सबसे कम जनसंख्या इस क्षेत्र में देखने को मिलती है आपके सामने। अगले वाले पॉइंट की बात करें, औद्योगिकरण और शहरीकरण। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर जैसे जो प्रमुख शहरी केंद्र हैं, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है और उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। तो आपके सामने जो शहर होते हैं भाई, जयपुर हो गया, जोधपुर, कोटा और अजमेर जैसे क्षेत्र हैं, यहाँ पे शहर और उद्योगों के निर्माण से क्या है, जनसंख्या घनत्व बढ़ा है, जनसंख्या में बहुत जो बढ़ावा देखने को मिला है। क्योंकि आपको पता भाई, जहाँ पे शहर होते हैं वहाँ पे विकास होता है, वहाँ पे इस विकास की परियोजनाएं चलती रहती हैं, वहाँ पे उद्योग देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या लोगों को रोजगार मिल जाता है, और जो रोजगार मिलता है तो वहाँ पे बेहतर सुविधाएं भी मिलती हैं। इससे लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों की ओर क्या करते हैं, पलायन भी करते रहते हैं। अगले वाला पॉइंट है ऐतिहासिक व सामाजिक कारण। ऐतिहासिक रूप से जल स्रोतों और व्यापारिक मार्गों के पास बस्तियों का निर्माण हुआ है। अगर अपन प्राचीन समय से देखें तो जहां पे जल स्रोत पाए जाते हैं वहां पर क्या होते हैं, व्यापार के मार्ग भी देखने को मिलते हैं, और वहां पे बस्तियां हैं, जो व्यापार की जो बस्तियां हैं उसका भी निर्माण देखने को मिलता है। जनजातीय समुदाय भी अपने पारंपरिक निवास स्थलों के आसपास केंद्रित होने लगे हैं, और इससे क्या है, जहाँ पर पानी की उपलब्धता हुई है, इसके कारण क्या है, जो पुराने निवास स्थलों पर भी लोग रहना शुरू कर दिए हैं। जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें, 2011 की जनगणना के आधार पर जो जनसंख्या घनत्व है इसको विस्तार से पढ़ेंगे अपन। राजस्थान में कितनी देखने को मिलती है। औसत घनत्व, राजस्थान का औसत घनत्व लगभग 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब राजस्थान में अगर सारे राजस्थान के जितने भी जिले उनका औसत निकाला जाए तो लगभग आपके सामने 200 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। और जो कितना है, पूरे भारत में अगर औसत की बात करें उससे भी कम लोग राजस्थान में रहते हैं। समझ में आ गया आपके सामने, राष्ट्रीय औसत से भी हमारा औसत अभी कम है। सबसे ज्यादा घनत्व आपको जयपुर में देखने को मिलता है, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 595 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। भरतपुर में आपके सामने 503 लोग व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अलवर और दौसा में आपके सामने 438 और 476 लोग दौसा में रहते हैं। तो आपको ये पता चल रहा है ना इस चीज से कि जहाँ पे पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पे अच्छी कृषि के योग्य जमीन है, वहां पर ज्यादा आपके सामने लोग रहते हैं। समझ में आ गया। अब देखना आप कम लोग कहां पर रहते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, वहां पे 17 लोग मात्र प्रति वर्ग किलोमीटर में। कहा आपके सामने जयपुर में लगभग 600 के आसपास लोग रहते हैं किलोमीटर में, वहीं आपके सामने जैसलमेर में मात्र 17 लोग रहते हैं। तो देख लो कितना ज्यादा फर्क आपके सामने लगभग 3-3.5 गुना के आसपास फर्क देखने को मिल रहा है। बीकानेर में आपके सामने 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और बाड़मेर में लगभग 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो यह आपके सामने कुल जो औसत घनत्व है उसके बारे में अपन ने पढ़ा कि राजस्थान में औसत 200 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जयपुर में 595, भरतपुर में 503, अलवर में 438 और दौसा में 476 वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। निष्कर्ष की बात करें, राजस्थान में जनसंख्या का असमान वितरण राज्य में भूगोल, संसाधन व विकासात्मक जो प्रतिमान होते हैं उसका सीधा प्रतिबिंब है। मतलब राजस्थान में जो जनसंख्या है उसका जो असमान जो वितरण देखने को मिलता है, असमान रूप से लोग रहते हैं। इससे क्या राज्य के जो भूगोल व संसाधन है उसमें साफ साफ उसका जो प्रतिबिंब दिखाई देता है कि जहां पर ज्यादा विकास है वहीं पे सबसे ज्यादा लोग बसते हैं। यही असमान क्षेत्रीय नियोजन और शहरी विकास की नीतियों के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। और इसी कारण क्या होता है भाई, आप सभी क्षेत्र के लिए समान परियोजनाओं का निर्माण नहीं कर सकते हो। ये सबसे बड़ी चुनौतियां यहाँ पर दिखाई देती है। एक और शहरी और उपजाऊ क्षेत्र में अत्यधिक दबाव है जनसंख्या का, दूसरी ओर विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र में मानव संसाधन भी वंचित है। मतलब एक तरफ जो बहुत ज्यादा लोग देखने को मिलते हैं शहरी क्षेत्र में, दूसरी ओर अगर अपन बढ़ते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में वहां पर संसाधनों की कमी देखने को मिलती है। प्रभावित क्षेत्र योजनाएं, जल प्रबंधन व संतुलित औद्योगिकरण ही असमानता को कम करने का सहायक हो सकते हैं। मतलब सही से आप योजनाओं को लागू किया जाए, जल परियोजनाएं चलाई जाएं, संतुलित रूप से उद्योगों का निर्माण किया जाए। भाई आपके सामने मरुस्थलीय क्षेत्र वहां पे भी थोड़े बहुत उद्योगों का निर्माण किया जाए, आप शहरी क्षेत्रों में भी उद्योगों का निर्माण किया जाए। अच्छे से नीतियां आपके मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, चाहे पूर्वी क्षेत्र हो गया, पठारी क्षेत्र हो गया, हर प्रकार के क्षेत्र में जो अच्छे से योजनाओं को लागू किया जाए ताकि जो असमानता देखने को मिलती है इसमें कमी देखने को मिले।
तो ये था आपके सामने जनसंख्या वितरण व घनत्व की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसे लगा आपको जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।